अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 496वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, बर्मा जो हमारे हिंदुस्तान के पड़ोस का एक मुल्क है, एक ज़माने में वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। शायद आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ा होगा, देखा होगा, वहाँ पर जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है, उनकी बस्तियाँ जलाई जा रही है। ये जुल्म और सितम खाली मुसलमानों पर नहीं है, बर्मा की एक तारीख़ रही है। वहाँ पे हिंदुओं पर भी ऐसा जुल्म और सितम हुआ, क्रिश्चियंस के ऊपर भी ऐसा जुल्म और सितम हुआ। इसीलिए हॉलीवुड के अंदर जॉन रैम्बो जैसी कई ऐसी फिल्में बन चुकी है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरीक़े से वहाँ पर दूसरे मज़हब के जो मानने वाले हैं, जैसे हिंदू है, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके ऊपर वक्तन फ़वक्तन कैसे कैसे जुल्म और सितम किए गए। और उसकी वजह, उसका रीज़न ये है, ये एक बहुत बड़ी सियासत है, पॉलिटिक्स है, कि वहाँ की जो आर्मी हुकूमत थी, मुल्क पे अपना कंट्रोल रखने के लिए उसने अवाम को लड़ाया, आपस में नफ़रतें पैदा की, नफ़रतें फैलाई उनके दरमियान में। और वो जो अंग्रेज़ों का फार्मूला है डिवाइड एंड रूल वाला, उस पर उन्होंने अमल किया। और पब्लिक का ये हाल है जो आज हर जगह पे देखो, नफ़रतें जो है ना, वो इसलिए फैलाई जाती है ताकि तुम्हारे लीडर तुम पर हुकूमत कर सके। ये बहुत समझने वाली बात है। मैं आज आपको वही बात बताने वाला हूँ कि नफ़रतों से आवाम को क्या मिला और लीडर्स को क्या मिला। वहाँ के जिन लीडर्स ने नफ़रतें फैलाई, उनको नोबल प्राइज़ मिले हुए हैं, दुनिया में उन्होंने अपनी एक पोजीशन बना ली। पब्लिक का ये हाल है कि बर्मा दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों की लिस्ट के अंदर दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। सबसे जो गरीब मुल्क है, जहाँ खाने को भी नहीं है लोगों के पास। वहाँ की मैं आपको इकोनॉमिकल कंडीशन बताता हूँ। लोगों के पास पुख्ता मकानात नहीं हैं, पक्के मकान जिसे कहते हैं। उसकी बजाय वहाँ पर लोग बांस के, लकड़ियों के मकान बनाते हैं और उन्हीं के अंदर रहते हैं। उसमें लकड़ी की ही छत होती है, लकड़ी के ही मकान होते हैं। इकोनॉमिक कोई उसका रिसोर्स नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, जंगलों में शिकार करते हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था कि चूहे, घूस और जंगली सूअर वगैरह जो जानवर होते हैं, ये पकड़ पकड़ के लोग खाते हैं अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि है ही नहीं कुछ उनके पास और दूसरा रिसोर्स भी नहीं है। गरीबी इतनी ज़्यादा है। वजह यह है कि वहाँ की गवर्नमेंटों ने, हुकूमतों ने, उन्होंने कभी ये फ़िक्र नहीं की कि भाई हमको अपने मुल्क को डेवलप करना है, अपने आवाम को डेवलप करना है, पब्लिक को डेवलप करना है। मुल्क में जगह जगह पे अच्छे रोड, अच्छे रास्ते, अच्छी सड़कें, उसकी तामीर करना है और लोगों को हुनरमंद बनाना है। ये उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनका मकसद तो था कि भाई मुल्क पे हुकूमत करना है, तो इनको लड़ाओ ना आपस में, इनको लड़ाओ आपस में और हम अपनी हुकूमत करते रहो। अब मैं आपको उसी के पड़ोस में थाईलैंड, बिल्कुल एक दूसरे को लगकर है, थाईलैंड है, मलेशिया है, ये दो मुल्कों की सरहदें नीचे से जो है वो बर्मा को मिलती है। थाईलैंड का ये हाल है कि पूरी दुनिया ने आज थाईलैंड को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया हुआ है। टूरिज़म के ऐसे ऐसे रिसोर्सेस है थाईलैंड के अंदर, पूरी दुनिया आज थाईलैंड जाती है और थाईलैंड के अंदर लोग घूमने के लिए जाते हैं। उसके अलावा थाईलैंड एक गरीब मुल्क, कुछ नहीं था उन लोगों के पास में, बर्मा से भी बुरा हाल था उनका, लेकिन उन्होंने मजहबी शिद्दत पसंदी को ख़त्म किया अपने मुल्क से। उन्होंने कहा नहीं, हमारा मुल्क एक सेक्युलर मुल्क है, कोई भी यहाँ पे रह सकता है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है
और नफ़रतों को ख़त्म किया। इसलिए आज थाईलैंड में आपको जगह जगह पे मस्जिदें मिलेंगी। माशाअल्लाह दावत व तबलीग का काम तो वहाँ पर ऐसा है कि थाईलैंड के जैसे मुल्क में लोग मसाज के लिए जाते हैं, अय्याशी के लिए जाते हैं, और पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ़ है कि बोले थाईलैंड के अंदर जो है कोई आपको मनाही नहीं है, किसी भी बुरे काम से कोई आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं कि उसी थाईलैंड की मुसलमान माँ बहनें ऐसा पर्दा करने वाली है, हम हिंदुस्तान में भी हम लोग नहीं करते होंगे। वही थाईलैंड के अंदर ऐसे भी मुसलमान हैं 24 घंटे जो अपने सरों पे टोपी रखते हैं। जिस मुल्क के अंदर आपको चड्डी पहनकर भी घूमने की परमिशन है, टी शर्ट और चड्डी डाल के भी लोग घूम सकते हैं, वैसे मुल्क का ईमान वाला वो 24 घंटे अपने सर के ऊपर टोपी रखता है, चेहरों पे दाढ़ी रखता है और माशाअल्लाह जुब्बा पहनता है और पूरे पाबंदी के साथ में अपने दीन पर कायम है, दायम है, हराम के इतने रास्ते खुले हुए होने के बावजूद। तो वहाँ हर एक को आज़ादी है। तो माशाअल्लाह मुसलमान अपने दीन पे ऐसे पाबंदी से वहाँ पे अमल करते हैं कि किसी मुसलमान माँ बहन की आपको उंगली भी नज़र नहीं आएंगी। माशाअल्लाह ऐसा। और मदरसे है वहाँ, बड़े बड़े मदरसे हैं, उलामा फारिग होते हैं। वहाँ के एक आलिम साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, अरबी में ऐसी वो बातचीत कर रहे थे मेरे साथ में, माशाअल्लाह इतनी खुशी हुई मुझे। मैं बोला यार हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी हम लोग मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इबारत तो पढ़ सकते हैं, तर्जुमा तो कर सकते हैं, लेकिन तकल्लुम ऐसा फ्लुएंट नहीं कर सकते जैसे आप कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई मुझे उन आलिम साहब से मिलकर और तफसीली बातचीत हुई उनके साथ में। तो उन्होंने मुझे ये तमाम बातें बताई कि देखो हमारे मुल्क में आज़ादी है हर एक को, आपको घूमने के लिए आना है, आपको चड्डी पहनना है कोई मना नहीं करेगा, टी शर्ट पहनना है कोई मना नहीं करेगा, और अगर आपको अपने दीन पे अमल करना है, आपको अमामा बांधना है तो भी कोई मना नहीं करेगा। तो जब मुसलमान उसके पास तो शरीयत मोहम्मदिया है, लोग आए अय्याशी करने के लिए, हमको क्या करना है। तो मैंने देखा माशाअल्लाह वहाँ के नौजवान अमामा सर पे बांधने को अपने लिए फ़ख्र की चीज़ समझते हैं। तो थाईलैंड और बर्मा आजू बाजू में ही हैं, लेकिन एक मुल्क को नफ़रतों ने बर्बाद कर दिया। ऐसा भी बर्बाद कर दिया कि लोगों को चूहे खाना पड़ रहे हैं। और वहीं थाईलैंड को अल्लाह ताला ने ऐसी तरक्कियों से नवाज दिया कि थाईलैंड के अंदर ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे अमेरिका के, इंग्लैंड के, जर्मनी के डॉक्टर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं वहाँ पे। उन्होंने अपने आप को वो लेवल पे लेकर गए, ऐसे हॉस्पिटल बना दिए उन्होंने। और जो वहाँ का जीडीपी रेट है और वहाँ का जो एक आदमी की रोज़ाना के इनकम का जो चार्ट है, सुन के आपको हैरत होंगी कि थाईलैंड का एक आदमी, उसकी रोज़ाना की इनकम 8 से 10 डॉलर के दरमियान है, यानी तकरीबन $8। अगर $8 भी एक आदमी की हम रोज़ाना की इनकम पकड़ते हैं तो तकरीबन 500 से 600 रुपये, वो नहीं 500 नहीं, अगर $8 भी हम किसी के पकड़ते हैं, 70 रुपये के अंदर हमारे इंडिया के हिसाब से $1 है। तो अब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि $8 के या $10 के तकरीबन वही होंगे 5 से 600 रुपये के दरमियान में। वहाँ का एक नॉर्मल आदमी, यानी कम से कम एक आदमी की इनकम इतनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कमाने वाले तो और भी कमाते होंगे, क्योंकि खुशहाली है, गरीबी नहीं, मोहताजगी नहीं, परेशान हाली नहीं, लोग आराम से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके जी रहे हैं और मुल्क भी तरक्की कर रहा है। और वहीं बाजू में बर्मा में नफ़रतों ने, सिर्फ नफ़रत है, ये इससे नफ़रत, वो इससे नफ़रत, तो अपना जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान नहीं है, उसके लिए कोई मेहनतें नहीं हो रही है, नफ़रतों में पूरी एनर्जी ख़त्म हो रही है। वही एनर्जी अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर लगती थी तो ये मुल्क भी तरक्की करता था। चूँकि थाईलैंड में जो खूबसूरती नहीं है, उससे ज़्यादा खूबसूरती बर्मा के अंदर है। बड़े बड़े पहाड़, झरने, ऐसे ऐसे बीच, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, वजह यह है कि नफ़रतों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। कोई जाना नहीं चाहता, कोई वहाँ का वीज़ा लेना नहीं चाहता। और थाईलैंड का ये हाल है कि वहाँ की गवर्नमेंट को खुद बैंकॉक सिटी में 2 एयरपोर्ट बनाना पड़े। एक एयरपोर्ट कम पड़ रहा था, तो अभी एक और दूसरा उन्होंने स्वर्ण भूमि
एयरपोर्ट के नाम से दूसरा एयरपोर्ट बनाया, दो दो एयरपोर्ट बनाए, और वो भी इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट है। किसी से मैं सुन रहा था, हमारे एक दोस्त है, वो अक्सर जाते आते रहते, उनका अपना टूरिज़्म का कारोबार है। वो बताने लगे कि हर सेकंड में, हर मिनट में कोई ना कोई जहाज़ वहाँ पे उतर रहा है, कोई ना कोई जहाज़ वहाँ से टेक ओवर कर रहा है। ये हाल है बोले वहाँ के एयरपोर्ट का। दुनिया उमड़ पड़ी हुई है और लोग वहाँ के माशाल्लाह कमा रहे हैं। तो ये सीखने की चीज़ है। नफ़रतें सिर्फ बर्बाद कर सकती है। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का। एक साथ दोनों भी आज़ाद हुए। हमारे हिंदुस्तान की और उनकी आज़ादी एक ही साल आगे पीछे हुई, लेकिन एक ही तारीख़ को 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और 48 को वो आज़ाद हुए। उनको जब आज़ादी मिली तो जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में अंग्रेज़ों ने एक लकीर खींच दिए, वैसे ही उन्होंने साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में, क्योंकि पहले ये लोग जापान का हिस्सा थे, तो इनको 48 में जापान से अलग किया गया, वरना ये पूरा जापान ही था पहले। उनको जब अलग किया गया जापान से, तो फिर ये दोनों को अलग किया गया। बोले हमको दोनों को अलग अलग चाहिए, ठीक है ये लो, अलग अलग ले लो। उनके बीच में उन्होंने एक लकीर खींच दी। अब ये नज़रियात की लकीर थी। नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट नज़रिए का हामिल था, साउथ कोरिया वो डेवलपमेंट नज़रिए का हामिल था, जो सेक्युलरिज़म है, अमेरिका और इंग्लैंड के साथ में ये था, और नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया के साथ में था। मसला ये हो गया कि साउथ कोरिया ने अपने पूरे आवाम को अपने डेवलपमेंट के लिए लगाया। कुछ नहीं था वहाँ पे, खाने के वांदे थे। एक तो बर्फ़ गिरती है वहाँ, और सर्दी ऐसी होती है कि सर्दी के मौसम में बाज़ औक़ात वहाँ का टेम्परेचर माइनस में 30 और 40 चला जाता है। उसके बावजूद वहाँ के लोगों ने खच्चरों पे, गधों पे, घोड़ों पे सामान लाद लाद कर मेहनतें की, और अपने आप को उन्होंने तरक्की के लेवल पे ले जाते गए। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया 1970 और 80 के आते आते कि साउथ कोरिया का हर आदमी, उसको कुछ ना कुछ हुनर आता था। यानी हर आदमी को दो दो तीन तीन हुनर आते थे, ये कंपनी में नहीं, वो कंपनी में, ये काम नहीं, वो काम। और उन्होंने डेवलपमेंट अपने मुल्क का ऐसा किया कि आज ये हाल है कि साउथ कोरिया में एक आदमी की सालाना इनकम $33,000, जो अपने इंडिया के हिसाब से 22 लाख रुपये होते हैं। यानी वहाँ का हर आदमी कम से कम भी जिसको तनख्वाह मिलती है वो 22 लाख रुपये साल के कमाता है। यानी अपने यहाँ के हिसाब से 2 लाख रुपये महीना तकरीबन वो कमाता है। जिसको कुछ नहीं आता उसकी बात है। और जो इंसान वहाँ पे पढ़े लिखे होंगे, तरक्की जो ये करते होंगे, अब आप सोचो उनका क्या हाल होगा। गरीबी तो है ही नहीं, पूरे मुल्क को उन्होंने कांच के जैसा बना दिया हुआ है। इसीलिए आज वो छोटे से मुल्क से सैमसंग जैसा प्रोडक्ट निकला, पूरी दुनिया में उसने अपनी एक छाप बनाई हुई है। जितनी साउथ कोरिया की आबादी नहीं, उससे 1000 गुना ज़्यादा वो अभी तक सैमसंग मोबाइल, LG मोबाइल और हुंडई जो कंपनी है गाड़ियों की, वो पूरी दुनिया आज उनकी दीवानी बनी हुई है। अगर आप अपने घर में भी नज़र दौड़ा के देखेंगे तो आपको LG, सैमसंग या हुंडई तीनों में से कोई ना कोई एक आधा प्रोडक्ट ज़रूर नज़र आएगा किसी का। तो एक छोटा सा मुल्क रकबे के एतबार से देखे तो वो आधे महाराष्ट्र के बराबर है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करके अपने आप को वो लेवल पर लेकर गए। और नॉर्थ कोरिया नफ़रतों में जीता रहा, हमेशा साउथ कोरिया से नफ़रत, हम तो मिटा देंगे, हम तो ख़त्म कर देंगे, हमने तो ये हथियार बनाया, वो बनाया। वो चक्कर में नॉर्थ कोरिया के अंदर ये हाल है कि वहाँ पे लोगों के पास में खाने को नहीं है। जो बर्मा का हाल, सेम वही हाल नॉर्थ कोरिया का। यानी ज़िंदगी कोई है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ के लोगों का ये हाल है बेचारों का, उनको दुनिया नहीं मालूम है। वहाँ के लोगों पे इंटरनेट पे पाबंदी है, वहाँ के लोग कैमरा नहीं यूज़ कर सकते। यानी एक जेल में, एक मुल्क के नाम पे एक जेल है जहाँ पे लोग जी रहे हैं। तो ये दोनों एग्ज़ाम्पल देने का मेरा मकसद यही है कि बर्मा के अंदर गवर्नमेंट ने और वहाँ की आर्मी हुकूमत ने और लोगों ने समझना चाहिए कि नफ़रतों से सिवाय चूहे खाने के और फाके के और गरीबी के कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए उन्होंने बाकी जो मज़हब वाले हैं सबको साथ लेकर अगर तरक्की करेंगे तो मुल्क की भी तरक्की होंगी, ख़ुद की भी तरक्की होंगी।
वरना अगर वो ये समझेंगे कि हम यहाँ से हिंदुओं को भगाकर और मुसलमानों को भगाकर और क्रिश्चियनों को भगाकर अपने मुल्क को बहुत तरक्की दिला देंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, खुसूसी दुआएं फरमाएं साउथ बर्मा के लिए और वहाँ के मुसलमानों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी कि अल्लाह ताला सबके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।